ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ बारिश के कहर की। ये तस्वीरें कुछ देर पहले आपने देखी। मॉनसून ने समय से पहले ही भारत में दस्तक दे दी है और उसी का नतीजा ये तस्वीरें हैं, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो चले हैं और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर की बात करें, बाढ़ बारिश से अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 32 पहुंच गया है। 32 लोगों ने इस खराब मौसम की वजह से अपनी जान गंवा दी। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों की बात करें, लगातार यहां पर बारिश हो रही है, जिसके चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। खतरा लगातार कई इलाकों पर अभी मंडरा रहा है। अपना घर छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। त्रिपुरा में हालात बेहद खराब हैं। मणिपुर में राजधानी इम्फाल मानो टापू बन गया है। सिक्किम की तकरीबन सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के सीएम से बात भी की है और हर संभव मदद का भरोसा इन प्रभावित राज्यों को दिया गया है। देखिए, बारिश की वजह से पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्य आफत की मार इस वक्त झेल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं उन 6 राज्यों की तस्वीरें कि कैसे आसमानी आफत ने यहां पर कहर बरपाया हुआ है। तो पूर्वोत्तर में लगातार इन राज्यों का बुरा हाल है। असम की बात करें, 15 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और असम में 78,000 से अधिक लोग इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हैं। असम में सड़कें, रेल और नौका सेवा प्रभावित हो रही है। अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप हो गई है। आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग पूर्वोत्तर के राज्यों की। सिक्किम में 1500 पर्यटक इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से फंसे हुए हैं। मंगन तीस्ता नदी में एक गाड़ी गिर गई, बड़ा हादसा हो गया। मणिपुर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और मणिपुर में ही 3802 लोग इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हैं। मणिपुर में 883 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है और कई ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, जिले हैं जो कि इस वक्त टापू में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, असम के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हाल बेहद खराब हो चला है। लखीमपुर में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। यहाँ पर बस्तियां पानी की चपेट में है। बाढ़ की पानी ने घरों को डुबा दिया है। उसकी तस्वीरें आप देखिए। बाहर निकलने के जो रास्ते हैं बंद पड़े हुए हैं। आसमानी आफत ने लोगों को अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जहां पर लोग चला करते थे वहां पर इस वक्त नाव चल रही है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं हम मणिपुर की तस्वीरें। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की तस्वीर देखिए। भीषण जल भराव की मार इस वक्त मणिपुर की राजधानी इम्फाल झेल रही है। लगातार बारिश यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से इम्फाल की सड़कों पर पानी ने अतिक्रमण कर लिया है। शहर के नाले बंद पड़े हुए हैं। शहर में हर तरफ मानो नदी ही बह रही है। अस्पताल हो या फिर रिहायशी इलाके, हर जगह पर पानी ही पानी भरा हुआ है। हर जगह ऐसा लग रहा है कि नदियों में ये घर बने हुए हैं, जबकि यहाँ पर रोड्स हुआ करती थी। लोग आवाजाही अपनी गाड़ियों के द्वारा किया करते थे, लेकिन इस वक्त नाव इन रास्तों पर चल रही है। नाव के जरिए ही लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर ये है कि अस्पतालों के अंदर भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। तो हालात कैसे हैं ये आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के। मिजोरम में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और आइजॉल में कई जगहों पर भूस्खलन होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो एक तरफ तो जहां भारी बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति है, तो वहीं भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से भी लोगों का जीना यहां पर दूभर हो चला है। लोंगतलाई इलाके में एक इमारत भरभराकर गिर गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने। बारिश की वजह से आइजॉल में सभी स्कूल्स आज बंद रहेंगे। जनजीवन प्रभावित हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। त्रिपुरा में भी बारिश, बाढ़ ने तबाही जमकर मचा रखी है। ये त्रिपुरा के अगरतला की तस्वीरें। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इन प्रभावित इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। सीएम माणिक साहा पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी मौके पर तैनात है ताकि लोगों का रेस्क्यू हो सके, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाया जा सके। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर भी भारी बारिश के चलते
स्थिति किस प्रकार की है वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया, रास्ते बंद हो गए, लोगों की परेशानी बढ़ गई। वायुसेना ने राहत अभियान शुरू किया। कई इलाकों में फंसे लोगों को वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अरुणाचल प्रदेश में ही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। लेवल काफी बढ़ चुका है, वाटर लेवल। ऐसे में अंजाव नदी में अचानक से उफान आ गया, जिससे नदी पर बने झूला पुल पर कई लोग फंस गए। उसकी तस्वीर आप देखिए, भयानक तस्वीरें। पानी कितना जोर से, कितनी ज्यादा तीव्रता के साथ बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। काफी मशक्कत के बाद जो फंसे हुए थे इस पुल पर लोग, उनको बचाया गया है। लेकिन पानी की तीव्रता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अचानक से जो उफान आया और वाटर लेवल नदियों का लगातार बढ़ रहा है, उससे लोग अपनी जान भी खो रही हैं। कई लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है अब तक। सिक्किम की बात करें तो बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पहाड़ टूटने से कई रास्ते बंद पड़े हुए हैं। सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है। तबाही की तस्वीरें डरावनी है। तीस्ता नदी यहां पर उफान पर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लैश फ्लड जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अपने साथ मलबे को आगे बढ़ाता हुआ ये तेज धार पानी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला। कल तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से दिल्ली की रफ्तार थम गई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही आंधी तूफान ने कई जगहों पर हड़कंप मचा दिया, तबाही मचा दी। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। आपको बता दें कि पहले ही आईएमडी ने ये अंदेशा जारी किया था, ये अंदेशा व्यक्त किया था कि तेज आंधी बारिश हो सकती है। और कल शाम वही स्थितियां दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। तो देखिए, इस वक्त देश के कई हिस्सों में मौसम का हाल अचानक से बदल गया। जो लोग जमीन पर थे वो तो परेशान हुए ही, लेकिन जो लोग हवाई यात्रा कर रहे थे उनकी भी सांस अटक गई। इंडिगो के इस विमान ने रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। पूरा रास्ता तय करने के बाद ये विमान दिल्ली में दाखिल हो गया, लेकिन तभी तेज आंधी आ गई और ये विमान हवा में ही हिलने लगा। अंदर बैठे यात्रियों ने मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पूरे विमान में खामोशी छा गई थी और हर यात्री की धड़कन बढ़ी हुई थी। यह हालात तब बने जब विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, लेकिन मौसम बदलते ही पायलट ने समझदारी दिखाई और विमान को नीचे नहीं उतारा। ये विमान एयरपोर्ट के पास चक्कर लगाता रहा और जब हालात सामान्य हुए तो विमान की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पहली बैठक 11 बजे होनी है और इस अभियान के लिए 52 पदाधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर, सांसद बांसुरी स्वराज इस टीम में शामिल हैं। बीजेपी इस अभियान के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने पहुंचेगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब विपक्षी नेताओं ने सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान को मुद्दा बना लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय विमानों का गिरना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि विमान क्यों गिरे ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस के इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। आपने खुद हांगकांग में ये बोला है, सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते रहें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और बोलते रहें साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब ठीक है, पॉलिटिकल बातें आप करते रहिए, लेकिन ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इससे अब आप बच नहीं सकते। पाकिस्तान के जनरल सैयद आसिम मुनीर जो थ्योरी बेच रहे हैं उसका कोई खरीदार दुनिया में नहीं है। एक ही खरीदार है, वो कांग्रेस पार्टी। वही थ्योरी को आगे बढ़ा रही है, उस पर सवाल पूछ रही है। और जब कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछती है
तो पाकिस्तान टेलीविज़न की वो हेडलाइन बन जाते हैं। हिंदुस्तान में तो उनको इसके लिए लानतें मिल रही हैं, उनको लोगों की नाराज़गी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि देखिए मुख्य विपक्षी दल ने भी कहा है कि कितने फाइटर प्लेन गिरे। ये सवाल उठाकर कांग्रेस देश के लोगों का दिल तोड़ रही है और देश के लोग इसका जवाब देंगे। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी काफी एक्टिव हो चुकी है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2026 का संकल्प याद दिलाते हुए अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ अगले इस साल होने वाले चुनावी टक्कर का अनऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। भारत माता की! पूरा देश चाहता है कि यहाँ देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? जय जय श्री राम। पहले 29 मई को अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और 3 दिन बाद कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विजय संकल्प सम्मेलन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हफ्ते भर में बीजेपी के 2 सबसे बड़े चेहरों के इन दौरों ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले ही पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल पारा बढ़ा दिया है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद दिलाते हुए कहा कि दीदी का टाइम ओवर हो गया, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर बदलने वाली है। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी ने सोनार बंगाल का सपना बर्बाद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी के आशीर्वाद से बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ते जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद, बंगाल समेत कई हिस्सों में हुए दंगे राज्य सरकार प्रायोजित थे और अगर बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव हो तो टीएमसी की जमानत जब्त हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। दरअसल 29 मई को अलीपुरद्वार में हुई रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए एक नारा दिया था, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। जिसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और बीजेपी को बंगाल में तुरंत चुनाव कराने की चुनौती दे दी थी। वहीं बंगाल में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री के सियासी हमलों से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के आरोपों की टाइमिंग को लेकर भड़की है। When our National General Secretary is abroad on MPs delegations, speaking strongly for the government of India, defending the government of India, speaking against Pakistan-based terrorism, at this time, the Home Minister, none other than the Home Minister, comes to Bengal and acts like a BJP karyakarta. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का लंबा वक्त बाकी है। उसके पहले बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार से पहले बंगाल में बीजेपी की सक्रियता ने ममता बनर्जी और टीएमसी की बेचैनी बढ़ा दी है। वंदे
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पर रेप पीड़िता दलित बच्ची की मौत पर बवाल लगातार जारी है। विपक्ष ने जेडीयू बीजेपी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बता दें आपको कि 26 मई को मुजफ्फरपुर में वारदात को अंजाम दिया गया था। शनिवार को गंभीर हालत में पीड़िता को पटना पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं होने की वजह से इलाज शुरू होने में घंटों लग गए। पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसे विपक्ष ने अब मुद्दा बना लिया है। तो इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने यह कहा है कि मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी सरकार है ये एनडीए की। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, विश्व गुरु के नारे लगाते हैं। क्या ऐसे विश्व गुरु, क्या ऐसे इंडिया की हम जरूरत है? क्या हमें ऐसा बिहार चाहिए? मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू को, भाजपा की सरकार को, आपकी डबल इंजन की सरकार है और लगातार वहाँ पे जघन अपराध हो रहे हैं, जघन रेप हो रहे हैं, जघन बलात्कार हो रहे हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। ना आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही है, ना आपका लॉ कानून सही है, ना आपका प्रशासन सही है, ना ही आपके थाना प्रभारी सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि रेप होगा, इंस्टेंट उसको इमीडिएट उसको न्याय मिले, उसके लिए हम स्वाब टेस्टिंग भी थाना में कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हम लोग बार बार सदन के भीतर बोलते हैं, कौन सा स्वाब टेस्ट हो रहा है? क्यों नहीं बच्ची को तुरंत न्याय मिला? अरे आप एफआईआर छोड़िए, आप तो इसको इलाज भी नहीं दिला पाए। बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस बीच भारी जंग के बीच शांति की बात भी होने जा रही है। तुर्की में आज रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता के पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है और रूस के 4 एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। ये दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के 40 बॉम्बर को तबाह करने का दावा भी किया। रूस के सेवेरोमोर्स्क के पास विस्फोट हुआ, जो परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बियों का प्रमुख अड्डा है। पुतिन ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई। आशंका है कि रूस पलटवार भी कर सकता है। यूक्रेन की सीमा से लगे अलग अलग रूसी क्षेत्रों में 2 पुलों को विस्फोट कर उड़ा दिया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत की जानकारी है, तो वहीं 69 लोग घायल हुए हैं। अब बात करते हैं आईपीएल की। श्रेयस का कमाल, पंजाब किंग्स को आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराने में कामयाबी मिली और आईपीएल के फाइनल में पंजाब किंग्स ने जगह बना ली। 11 साल के बाद श्रेयस अय्यर ने पंजाब की टीम को फाइनल में पहुंचाया, जहां कल पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा। दायरे में सिमट कर आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। पंजाब के शेर श्रेयस अय्यर सचमुच पलट कर आए। पिछले मैच में बुरी तरह हार को पीछे छोड़कर अय्यर क्वालीफायर 2 में मुंबई के खिलाफ शेर की तरह दहाड़े। नतीजा, पंजाब ने 6 गेंद पहले 204 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया और 5 विकेट से क्वालीफायर 2 का मुकाबला अपने नाम किया। इसी के साथ 2025 आईपीएल में अय्यर ने पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। 2024 में अय्यर की कप्तानी में कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी। 2020 में अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाया था। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर ने एक ऐसी टीम को फाइनल में पहुंचाया है जो 11 साल से वहां पहुंचने के लिए तरस रही थी, जो कभी ट्रॉफी नहीं जीती, और ये मुमकिन हुआ लीडर और बैटर अय्यर की बदौलत। क्वालीफायर 2 में अय्यर ने 41 गेंद पर नाबाद 87 रन की पारी खेली। मुंबई के खिलाफ अपनी पारी में अय्यर ने 8 छक्के और 5 चौके लगाए। नेहल वडेरा के साथ अय्यर ने 84 रन की बड़ी साझेदारी की। आईपीएल 2025 में अय्यर ने 6ठा अर्धशतक लगाया और उनके अब तक 603 रन हो चुके हैं। मुंबई के सामने बड़े मैच में पंजाब के 72 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। सबको लगा कि मुंबई जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।